ऑल इन वन सुनील खर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत देश में मानवों से संबंधित कई वायरसेस हैं, कई बीमारियां हैं, कई रोगों के निदान के बारे में चर्चाएं होती हैं। वर्ष 2022 मैं समझता हूं कि पशुधन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक रहा। आप लोग सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान में ही लगभग 4 से 5 लाख गायें जो हैं एक रोग के कारण मरी, एक वायरल बीमारी के कारण मरी, एक ऐसा विषाक्त रोग फैला और उसके लिए सरकार के इंतजाम बहुत ही छोटे पड़ गए, सरकार की व्यवस्थाएं छोटी पड़ गईं। और जिस तरह से कोरोना महामारी में मानवीय त्रासदी को हमने झेला था, इस तरह से इस बार हमने अभी विगत माह में गायों की मौतें देखी हैं। और यह बेजुबान प्राणी जो है इस बीमारी से जूझता हुआ, तड़पता हुआ, मरता हुआ हमें दिखाई दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ लंपी रोग की। क्या है लंपी रोग? लंपी रोग के बारे में कितना जानकार हैं लोग, सामाजिक जागरूकता कितनी है, यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए कोई तैयारी नहीं है और इसके लिए कोई खास वैक्सीनेशन नहीं बनाया गया पशु औषधालय के माध्यम से। तो ये इस तरह से एक व्याधि के रूप में रोग फैला और पशुधन के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। तो ये एक स्किन रोग है, लंपी स्किन रोग। इसे लंपी स्किन रोग भी कहा जाता है। यह एक गांठदार त्वचा के रूप में दिखाई पड़ता है अपने उत्तरार्ध में। मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। नीथलिंग वायरस के कारण ही लंपी रोग होता है। इस रोग के कारण पशुओं की त्वचा पर गांठें होती हैं। यह रोग त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, श्वसन और जठरांत संबंधी मार्ग सहित पर बुखार, बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स और कई नोड्यूल व्यास में 2 से 5 सेंटीमीटर लगभग 1 से 1.5 इंच की विशेषता होती है। लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित मवेशी भी अपने अंगों में सूजन की स्थिति महसूस करते हैं, उन्हें लंगड़ापन महसूस होने लगता है और उन्हें अत्यंत जो है बुखार महसूस होता है। और ऐसी स्थिति में यह वायरस जो है जानलेवा साबित हो जाता है। तो इस तरह से यह जो वायरस है इसमें स्थायी तौर पर भी जो है त्वचा को भारी नुकसान पहुंच जाता है। स्वस्थ होने के बाद भी जो है पशु क्षति हो जाती है। पशु का जो पुनर्वासन है बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे व्यवसायिक मूल्य भी कम हो जाता है और भविष्य में इस बीमारी के परिणाम स्वरूप अक्सर पुरानी दुर्बलता, कम दूध उत्पादन, खराब विकास, बांझपन, गर्भपात और मृत्यु जैसी स्थितियां जो है मवेशी के लिए भोगनी पड़ती हैं। बुखार की शुरुआत वायरस से संक्रमण के लगभग 1 सप्ताह बाद होती है। यह प्रारंभिक बुखार 41 डिग्री सेल्सियस 106 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है या इससे अधिक हो जाता है। 1 सप्ताह तक बना रहता है। कई बार यह 1 सप्ताह से अधिक भी चला जाता है। इस समय सभी सतही लिम्फ नोड्स बड़े होते हैं, नोड्यूल्स जिसमें रोग की विशेषता होती है। वायरस के टीकाकरण के 7 से 19 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। नोड्यूल्स की उपस्थिति के साथ आँखों और नाक से स्राव म्यूकोप्यूरिलेंट हो जाता है और धीरे धीरे जो छोटे छोटे डॉट के रूप में फिर ये बड़े बड़े जो है गांठें शरीर में दिखने लगती हैं। विशेष रूप से सिर, गर्दन, थन, अंडकोश, योनि और पेरिनेम पर ये गांठें उभरना शुरू होती हैं और ये दूरी पे होते हुए करीब होते जाते हैं और इनकी सघनता बढ़ती जाती है। त्वचीय घावों को तेजी से हल किया जा सकता है, या तो वे कठोर गांठ के रूप में बने रह सकते हैं या फिर घावों को भी अनुक्रमित किया जा सकता है, जिससे दानेदार ऊतक से भरे गहरे अल्सर हो जाते हैं और अक्सर दब जाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो है कई बार ये गांठों के आसपास का एरिया जो है एक छाले के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो नोड्यूल्स की शुरुआत में कटे हुए हिस्से पर उनके पास एक मलाईदार ग्रे से सफ़ेद रंग होता है और
सीरम को बाहर निकाल सकता है। लगभग 2 सप्ताह के बाद पिंडों के भीतर परिगलित सामग्री का एक शंकु के आकार का केंद्रीय कोर दिखाई दे सकता है। इसके अतिरिक्त आँख, नाक, मुंह, मलाशय, थन और जननांग के श्लेष्म झिल्ली पर गांठें जल्दी ही अल्सर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे वायरस के संचरण में और अधिक सहायता मिलती है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। एलएसडी के हल्के मामलों में नैदानिक लक्षणों और घावों को अक्सर बोवाइन हर्पीसाई वायरस BHV2 के साथ भ्रमित किया जाता है, जिसे बदले में छद्म गांठदार त्वचा रोग के रूप में जाना जाता है। हालांकि BHV2 संक्रमण से जुड़े घाव अधिक सतही होते हैं और एलएसडी की तुलना में अधिक हल्का होता है। 2 संक्रमणों के बीच अंतर करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ। तो यह जो वायरस है वो गांठदार त्वचा रोग वायरस, इसको LSDV ही कहा जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। यह पॉक्सविरिडी की कैप्री पॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। कोर्डोपॉक्स वायरस उप परिवार के भीतर 8 प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैप्री पॉक्स वायरस जीन्स में LSDC, LSDV, साथ ही शीप वॉक्स वायरस और बकरी पॉक्स वायरस होते हैं, जबकि यह एक दूसरे से सीरोलॉजिकल रूप से अप्रभेद्य होते हैं। और हम इसके विश्लेषण में जानते हैं कि वास्तव में लंपी स्किन डिसऑर्डर किन पशुओं को होता है। यह मुख्य रूप से गायों को ही प्रभावित करता है। हालांकि इसके लक्षण भैंसों व अन्य जानवरों में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यह गायों को ही होता है। लंपी स्किन डिजीज का कारण बनने वाले वायरस का नाम कैप्री पॉक्स वायरस है, जो पॉक्सविरिडी वायरस परिवार से है। यह बीमारी भी खून चूसने वाले कीटों से फैलती है, जैसे मच्छर, टिक्स व कुछ प्रकार की मक्खियाँ या गौचड़ आदि से यह वायरस फैलता है। हालांकि दूषित पानी व भोजन के माध्यम से भी यह एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। इस बीमारी में जानवर की त्वचा पर गांठ बनने लगती है, उसे बुखार आने लगता है। गंभीर मामलों में इससे संक्रमित जानवर की मृत्यु हो जाती है। भारत में लंपी स्किन डिजीज का पहला मामला 23 अप्रैल को गुजरात के कच्छ में देखने को मिला। इसके बाद यह बीमारी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक फैल गया। हम आपको बता दें कि इसमें लाखों गायें जो हैं मर चुकी हैं और अभी यह पसरा हुआ है। राजस्थान इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें रोजाना 600 से 700 गायें मर रही हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों में रोजाना की मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे का है। सरकार ने लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए गॉट पॉक्स वैक्सीन देना शुरू किया है, जिसे अभी तक ज़्यादा प्रभावित हिस्सों में ही दिया जा रहा है। सरकार गॉट पॉक्स वैक्सीन को 100% प्रभावी होने का दावा कर रही है और प्रभावित हिस्सों में लगभग 1.5 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। भारत में मवेशियों की कुल संख्या 20 करोड़ के लगभग है। भारत ने लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए लंपी PLRO वैक्सीन नामक जो है एक स्वदेशी वैक्सीन बनाई है और जिसे 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। ये कंपनियां 1 महीने में 4 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा सकती है कि भारत से लंपी रोग के नियंत्रण की स्थिति बनेगी। और हम स्थानीय तौर पे बात करें तो जैसे कि मैं सागर जिले के और कुछ एक गाँव का परीक्षण मैंने किया है, तो मैं इन जो स्ट्रीट गायें होती हैं, ये लावारिस पशु हो रहे हैं, मैंने इनका अवलोकन किया तो मैंने देखा कि इन्हें ये जो है वायरस की शुरुआत हुई है। तो इन वायरस के लक्षणों में हमने देखा कि गांठें छोटी छोटी हैं, पर इसके इर्द गिर्द ये जो है घाव बनना शुरू हुए हैं। ये अल्सरेशन की शुरुआत हुई है। तो इस अल्सरेशन के माध्यम से इनमें फिर बुखार भी आ रहा है। तो मैं अगर देसी चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा की बात करूं तो मेरा ऐसा प्रयोग जो है सफल भी हुआ है। मैंने कुछ एक ये जो लावारिस गायें हैं, इनके लिए मैंने गुनगुना हल्दी पानी पिलाना शुरू किया और लगभग एक बार में 1 लीटर हल्दी पानी पिलाना सफिशिएंट है। या 1 दिन की खुराक मैं समझता हूँ कि 1 लीटर हल्दी पानी, जिसमें लगभग 100 ग्राम हल्दी होनी चाहिए 1 लीटर पानी में। तो ये 1 लीटर हल्दी पानी जो है हम 2 या 3
भाग में बांट करके और गाय को पिला देते हैं। और इसके अलावा हमें पैरासिटामोल जो है कंटिन्यू चलाना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण की स्थितियां बन रही हैं। और यदि पशु ज़्यादा रुग्णता लिए है, ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए आहार में हमें बिस्किट का घोल पिला देना चाहिए। तो इससे उसमें एनर्जी आती है और एक बिस्किट जो है एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। तो इससे जो पशु है वो जल्दी रिकवर होता है। तो ये मैंने अभी स्थायी तौर पे देखा, घरेलू उपाय में ये अच्छा काम कर रहा है। और जो पालतू पशु हैं उन किसानों के लिए यह एक प्रयोग साबित हो सकता है। हम तो जितने लावारिस पशु हैं उनके लिए ऐसा प्रयोग कर रहे हैं और सफलता मिल रही है।